हमारे बीच हमारे दो और स्पीकर यहाँ पे आ चुके हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर जितेंद्र मीना का स्वागत करना चाहूँगी जेएनयूसी की तरफ से। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर के तौर पे अनीता मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे लगता है कि अपनी आवाज़ मिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बीइंग ए दलित एक्टिविस्ट एंड राइटर, दलित राइटर, मैं जो यहाँ की वीसी है उनके उस बयान की कड़ी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ और मैं जेएनयू के बच्चों के साथ और जेएनयू स्टाफ के साथ अपने आवाज़ को रेज़ करती हूँ। तो साथियों, ये बात जो मैडम ने कही है, वीसी मैडम जो कह रही हैं, वो दरअसल जो उनकी जो सोच है, जो वर्गीय सोच है, जो जातीय सोच है, वो बोल रही है। और ये हम आप जो है, क्योंकि वो वीसी हैं तो यहाँ के स्टूडेंट झेल रहे हैं, लेकिन इस तरह की सोच तो हम हमेशा झेलते आए हैं। जब दलितों ने अपनी बात उठानी शुरू की, जब आदिवासियों ने अपनी बात उठानी शुरू की, जब जो शोषित वर्ग है उसने अपनी बात उठाने की अपने पीड़ा को जाहिर करना शुरू किया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और अभी सो कॉल्ड जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, पढ़े लिखे वर्ग की तरफ से ये आवाज़ ज़्यादा आ रही है कि जब से यूजीसी आया तब से हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच का बहुत जहर निकल के आ रहा है। जाति को लेकर के जितना वो बोल सकते हैं अगेंस्ट, जितना वो विरोध में बोल सकते हैं बोल रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोगों की पोल खुल रही है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये कोई परंपरा जो है, बोलने की परंपरा, उनकी जो वर्चस्व की परंपरा है, जो दूसरों को जो है वो इस तरीके से एक मैं कहूँगी कि शोषित को और जो है थप्पड़ मारना और रोने भी ना देना, ये वाली जो बात है कि आप पिटाई भी करोगे और जब किसी की आंख में आंसू आएंगे तो आप कहोगे अरे तो रो के हमारे को दिखा रहा है, रो के दिखा रहा है। मैं ये वाली जो मानसिकता है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में गहरे तक है। मुझे याद है जब दलित साहित्य आया, दलित साहित्य आप सभी जानते, पढ़ते भी हैं, तो दलित साहित्य के ऊपर जो दलित साहित्य के मठाधीश हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं मठाधीश, जितने भी आलोचक हैं, जेएनयू के भी बहुत सारे आलोचक यहाँ से हुए जो अभी भी इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि है क्या ये साहित्य, ये लोग क्या लिखते हैं, ये सिर्फ रोते ही रहते हैं, इनकी पीड़ा क्या है, ये इनको कुछ आता नहीं है, इस तरीके से वो अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी थोड़ा सा संवेदनशील व्यक्ति हो वो समझ सकता है कि ये एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, एक अपनी जगह को वापस लाने की लड़ाई है, ये एक अधिकार की लड़ाई है। और जब अधिकार शब्द आता है तभी असली पीड़ा शुरू हो जाती है। जो वीसी मैडम कह रही हैं वो ऐसे नहीं कह रही हैं, मतलब उन्होंने ये जो सामान्यकरण कर दिया है वो सामान्यकरण नहीं है। विक्टिमहुड का मतलब है, विक्टिमहुड जो वो ये कह रही हैं वो उनका मंशा ये है, मैं जो समझ पाई हूँ वो उनकी मंशा ये है कि दलित लोग पता नहीं कब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए इन पे ब्लेम लगाया जाए कि विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं। तो जो ये जो विक्टिमहुड और ये इनको अश्वेत लोगों से जोड़ते हैं, शायद ये ज़रा भी इस पीड़ा से वाकिफ़ नहीं है कि कितने सालों से उनका शोषण होता रहा, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खप गई, लोगों ने खेती और मजदूर थे, उनको गांव के दूसरी तरफ बसाया गया, उनके ऊपर तमाम तरह के जो है वो ट्रॉमा से गुजरे, अभी तक उनके बच्चे ट्रॉमा से गुजरे। जबकि इस जेएनयू जैसी एक मैं कहूँगी कि यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं पूरे भारत से। यहाँ भी 2-3 साल पहले एक दलित बच्चे ने सुसाइड किया था, आपको याद होगा यहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड किया था। तो इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो जो एक्चुअली अपना फेस जो छिपाने का तरीका है, ये एक फेस छिपाने का तरीका है, एक तरह से अपने आप को घटनाओं से अलग करने का तरीका है कि अगर हम ये कह देंगे कि ये लोग जो है ना ये विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं वो एक तरह से ये व्यक्तिगत तौर पे जो है वो अपने दुख पीड़ा को का बयान करते हैं। लेकिन मैं जो है इस पीड़ा के पीछे जो पूरा सदियों का जो संताप है, जो उनकी जो पीड़ा है, और वो एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, वो एक समाज की पीड़ा है। आप शायद ये कह के बताना चाहते हो कि अलग अलग जगह जो एक बच्चा मर गया क्या हो गया, ये तो एक व्यक्तिगत बात थी, क्या हो गया, वो परेशान होगा, उसको टेंशन होगी, पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा, वो इंग्लिश नहीं झेल पा रहा होगा, वो ये।
लेकिन ये जो इसके पीछे जो एक पूरा व्यवस्था जो लग जाती है, रोहित के पीछे जब पूरी व्यवस्था लग गई, उसको तहस नहस करने के लिए, उस एक 25 साल के लड़के के लिए पूरी व्यवस्था लग गई कि उसको कैसे बर्बाद किया जाए। तो ये एक व्यक्तिगत बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये आपकी व्यवस्था का सवाल है कि व्यवस्था में हज़ारों रोहित पिस रहे हैं, हज़ारों पायल तड़वी पिस रही हैं और आपको उनका विक्टिमहुड नज़र आ रहा है। आप उनके ये नहीं देख पा रहे कि उनको कैसे हम बराबरी का अधिकार दें। अभी तक हम कहते थे समानता समानता, चलो जी समानता। मैं बताऊं कि समानता से बढ़ के शब्द है समता। ये समता तो समानता तो कहते हैं, थोड़ा बहुत एग्री हो जाते हैं जी, चलो जी सब बराबर है बराबर है, लेकिन भागीदारी के सवाल पे, अधिकार के सवाल पे ये चुप्पी लगा जाते हैं। इन दो शब्दों का अगर हम अर्थ करें, जब हम ये कहते हैं कि दो बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं, है ना, जब दो बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं और एक बच्चा जिसके पैर में चोट लगे, हम सोचते हैं कि दोनों बराबर पहुंच जाएं, तो ये कैसे पॉसिबल है। हमें उस बच्चे के लिए विशेष सुविधा देनी पड़ेगी, हमें उसके लिए मौके बनाने पड़ेंगे, उसके लिए अवसर देना पड़ेगा। तो जो ये मौके और अवसर हैं, ये अधिकार हैं। ये सारी लड़ाई जो है ना अधिकार बेश है, लेकिन उसको ड्रैग करके, उसको खींच करके ये लोग जो है वो बहुत छोटे बिंदु में सीमित कर देते हैं, उसको व्यक्तिगत बना देते हैं। आज यहाँ पे जेएनयू में किसी बच्ची के साथ जो है वो कोई छेड़खानी की घटना हो जाए तो उसको दबाने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि ये एक जो है वो हमारे समाज की बुराई है जिसमें औरतों को पैर की जूती समझा जाता है, और इसलिए वो उस घटना को बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे ले आएंगे। कहेंगे वो लड़की खराब थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, वो पढ़ती नहीं थी, वो लड़कों के साथ घूमती थी, तमाम तरह के इस तरह की बातें। यही पिछले दिनों बातें हमें जब यूजीसी का जब एक्ट आया, तब इस तरह की बातें सुनने में आई। दलित बच्चे पढ़ाई नहीं करते, घूमते रहते हैं, वो तो झूठा केस लगा देंगे। वो तो भाई क्या उनके पास इतना टाइम है कि आपके लिए झूठा केस लगा करके घूमे? वो तो बड़ी मुश्किल से अपने गांव से, अपने कस्बों से निकल करके जैसे तैसे करके एक संस्था तक पहुंचे हैं। क्या उनके पास ये लेकर के दिया लेके ढूंढ रहे हैं कि कौन मुझे ब्राह्मण मिल जाए, कौन मुझे अपर कास्ट का मिल जाए, उसमें मैं केस लगा दूं? मैं पिछले दिनों की बात बता रही हूँ। ये एक टीवी के शो में मैं गई और वहाँ पर एक पूजा पांडे थी और अमन चोपड़ा था, वो कौन सा है पता नहीं मुझे। तो जब वो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हुए, तो मैंने कहा दलितों पे तो हज़ारों अत्याचार हुए और होते रहे। आप एक घटना बताओगे, मैं आपको 100 घटना 1000 घटना बता दूंगी। तो मेरा माइक ऑफ करके अमन चोपड़ा पूजा पांडे से कहते हैं, अरे आपको पता नहीं अनीता भारती आप पे एट्रोसिटी एक्ट लगा देंगे अभी, मेरा माइक ऑफ करके। तो ये इनकी मानसिकता है। ये जैसे बताया कि वीसी माइक ऑफ करके लोगों को बंद कर देती है, माइक ऑफ करके। तो ये ऐसे ही हम पे चीज़ें लाते हैं। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम इनके लोगों के पीछे घूमे, जी आओ तुम्हारे को हम एक्ट लगाते हैं? तो ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये जो एक लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा गलत बात है। मैं आपको बताऊं 2006 या 7 में मैं बल्लभगढ़ गई थी और एशियन एज की पत्रकार मेरे साथ गई थी। और जो ये एक वहाँ पर एक केस था जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला को अपर कास्ट के व्यक्ति ने लात मारी थी और वो ये घटना अखबार में आई थी। तो हम लोग खोजी पत्रकारिता करते हुए बल्लभगढ़ पहुँचे और रीज़न क्या था कि उस दलित व्यक्ति ने अपने जो जमींदार था, जो भी खेत का मालिक था, उसकी मजदूरी करने से मना कर दिया और वो उसको पीटने लगा। उसकी पत्नी बचाने आए तो उसके पेट पे उसने लात मारी। लेकिन क्या हुआ कि जब हम ये गए तो हमने और इस तरह की घटनाएं पता की, तो आपको विश्वास नहीं होगा, गांव में इतनी ज़्यादा रेप केसेस थे बल्लभगढ़ के गांव में। क्योंकि उनका ये कहना था जब शौचालय लड़कियां जाती हैं तो वहाँ पर जो है वो इस तरह की घटनाएं बहुत होती है। शौचालय होता नहीं, दलित अभी भी उस स्थिति में रह रहे हैं कि उनके पास शौचालय नहीं है, कच्चे टूटे फूटे घरों में रहते हैं वो। तो जब हम थाने में जब हम गए, एसएचओ के पास मिलने गए, तो वहाँ 2-3 महिलाएं बैठी हुई थी। उनसे पूछा, थानेदार जी का जो बल्लभगढ़ का जो थाना था उसमें बहुत गाय की फ़ोटो लगी हुई थी और वो जो उनसे पूछा कि भाई क्या है, ऐसा क्या है,
तो वो कहते हैं ये तो सब मुआवजे के लिए बैठी हुई हैं, इनको तो सब पैसा चाहिए, मुआवजा चाहिए, इसलिए बैठी है। तो जो वो मानसिकता है, जो वो थानेदार की मानसिकता है, वो जो पत्रकार की मानसिकता है, वो जो बीसी की मानसिकता है, ये जो औरों की मानसिकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसी को हम कहते हैं कि ऐसी मानसिकता जो दूसरों को अपने से नीचा समझती है और इसके साथ अगर अवसरवाद जुड़ जाए तो वो उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें तेल का काम करती है, आग में घी का काम करती है। एक तो अवसरवादिता कि शायद हम इस ग्रुप से जुड़ के यहाँ पहुँच जाएं, शायद हम वहाँ पहुँच जाएं, और इसके लिए कुछ भी अपनी जो है नाले जैसी जुबान को हम खोल दें कि जिसका जो मन आ रहा है वो बोल दें। तो साथियों, हमें जो है वो हम समझते हैं कि यूजीसी का बिल जब से आया है बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ है, उनको लग रहा है कि शायद दलित बच्चों को कुछ न्याय मिल जाए, कुछ जो है वो उनकी पढ़ाई में बेहतरी हो जाए, और इसीलिए जो मीडिया से लेके न्याय व्यवस्था जो पूरी है वो खड़े हो गए उसके खिलाफ। और एक उम्मीद दिखती है कि हमारे बच्चे, हमारे जेएनयू के बच्चे, हमारे डीयू के बच्चे या हमारे और अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे और सामाजिक संस्थाएं और जितने भी संस्था वो जब मिल के आवाज़ उठाती हैं तो एक आशा की किरण तो नज़र आती है। और मैं तो यही कहूँगी कि लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, और हमें लड़ते ही रहना है। धन्यवाद।